ये है इंडिया, भारत और ये है ईरान। और इस वक्त ईरान में जो चीज़ें हो रही हैं इंडिया के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले इंडिया को क्या फ़र्क पड़ता है अगर ईरान में इस टाइम पे सही में रेजिम चेंज हो जाती है तो। अब ये रहा गल्फ ऑफ ओमन और यहाँ पे है हमारा छाबर पोर्ट और यहाँ पर है ग्वादर पोर्ट। ये पोर्ट बनाया गया था चाइना और पाकिस्तान द्वारा ट्रेड के लिए और इससे 170 किलोमीटर दूर इंडिया ने ईरान के साथ मिलकर के यहाँ पे बनाया छाबर पोर्ट। और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जगह है। सिर्फ 170 किलोमीटर दूर है ग्वादर से और ये हमारे लिए एक बाईपास करता है मैं कहूँगा, और हमारे लिए रास्ते खोलता है पूरे यूरोप, मिडल ईस्ट और अफ्रीका के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है ये। यहीं से थोड़ा सा दूर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है जहां से दुनिया का 20% नेचुरल गैस एंड 20% ऑयल ट्रेड होता है। यहीं से होकर के गुजरता है जो इंडिया आता है और बाकी कंट्रीज जाता है। तो ईरान बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को कंट्रोल करता है। इसके अलावा मैं बता दूं कि ईरान के पास खुद 200 से 250 बिलियन बैरल्स ऑयल है, मतलब दुनिया में तीसरे चौथे नंबर पे आता है ये। तो इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है? सबसे पहले तो अगर ईरान में रजीम चेंज होती है, एक नई रजीम आती है, सैंक्शंस हटते हैं, ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सब कुछ बदलेगा हमारे लिए। अगर वेस्टर्न सैंक्शंस हटते हैं तो सबसे पहले तो ये ऑयल रिजर्व्स फ्री होंगे, दुनिया में आएंगे तो ऑयल के दाम घटेंगे, जो इंडिया के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। ये रहा ऑयल। दूसरा, ये जो छाबर पोर्ट हमने बनाया है, यहां से हमें एक्सपेक्टेशन थी कि हम 100 से 150 बिलियन डॉलर्स तक का यहां से हम ट्रेड कर सकते हैं। यस, 100 से 150 बिलियन डॉलर्स का, जो अभी बहुत ही कम है। और कम क्यों है? क्योंकि ये जो सैंक्शंस हैं, ये अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड मैं लिख देता हूं, इसकी वजह से हम इससे काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ईरान पे वेस्टर्न सैंक्शंस लगे हैं। तो इनके साथ कोई भी ट्रांजैक्शन करना इज टू डिफिकल्ट फॉर अस। इससे पहले एक वक्त था जहां ईरान से हम लोग 10% से ज्यादा ऑयल हमारा इंडिया का ईरान से आता था, लेकिन अब वो भी नहीं है बिकॉज ऑफ सैंक्शंस। तो आप देख सकते हो कि एक तो इंडिया की इन्वेस्टमेंट्स यहां पर है छाबर पोर्ट में, जो उसे कनेक्ट करेगी हमें पूरे दुनिया से। दूसरा, अगर आप देखोगे तो ऑयल रिजर्व्स खुल जाएंगे। यहां पर हमेशा वॉलेटिलिटी रहती है नेचुरल गैस एंड ऑयल की, ये वॉलेटिलिटी खत्म होगी, लेकिन एक कंडीशन पे कि इंडिया जो नई रेजीम आएगी उसके साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर पाएगा अगर तो। और जो नई रेजीम आएगी वो ये जो पुराने इन्वेस्टमेंट्स थे, पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स थे, अग्रीमेंट्स थे, इनको रिस्पेक्ट करेगी। क्योंकि अगर इन्होंने रिस्पेक्ट नहीं किया तो फिर आप देख सकते हो कि इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है ये, कि हम कैसे मोनेटाइज करें हमारे ऑलरेडी फंसे हुए इन्वेस्टमेंट्स को। अब अगर मैं इन्वेस्टमेंट बोलूं तो इन्वेस्टमेंट तो वैसे बहुत ज्यादा है नहीं यहाँ पे, हो सकता है 500-600 करोड़ का ही इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन पोटेंशियल कम से कम भी 160 से 170 बिलियन डॉलर्स का है। और पाकिस्तान और चाइना का जो ये पोर्ट है, कहीं ना कहीं हम इसे भी यहाँ पर बाईपास करना, यहाँ बाईपास करके इसे और बड़ा पोर्ट हम ईरान में बनाना चाहते थे। हमारा गोल ये था। मैं बता दूं, ये पहला पोर्ट है इंडिया से बाहर जो इंडिया कंट्रोल करता है। यस, ईरान का जो ये पोर्ट है, ये वन ऑफ द फर्स्ट पोर्ट्स था जिसे इंडिया ने कंट्रोल किया, जो इंटरनेशनली इंडिया में, इंटरनेशनल कहीं और है, दूसरी कंट्री में, और इंडिया में नहीं है। अब इसके टर्मिनल्स को इंडियन कंपनीज मैनेज कर रही है, लेकिन इनमें से कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है। ये है प्राइवेट कंपनीज जी। तो ये प्राइवेट कंपनीज है, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा कुछ। यहां पे ये जो कंपनी है इसका नाम है आईपीजीएल। आईपीजीएल, अगर किसी को बहुत इंटरेस्ट है इसमें तो इसके बारे में वो रिसर्च कर सकता है आईपीजीएल के बारे में। बट दिस इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी, ये गवर्नमेंट कंपनी है एंड इसे एस्टैब्लिश किया गया था एज अ गवर्नमेंट व्हीकल की इंडिया के मैरीटाइम फुटप्रिंट को ग्लोबल लेकर के जाएगी। इंडिया को जो पोर्ट्स हैं हमारे, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड इसका नाम है, इसे हमारे इंटरनेशनली वो अलग अलग पोर्ट्स को कंट्रोल करेगी। अब बात करता हूं मैं सिर्फ छाबर पोर्ट की, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि मैंने बताया था ये हमें यूरोप से कनेक्ट कर सकता है, ये बाईपास कर देता है पाकिस्तान को, जो हमारे लिए एक बड़ा प्रॉब्लम है, और सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करता है, और इवन अफगानिस्तान भी इसे यूज करना चाहता है, ये मैं आपको बता दूं। तो यहां पे हमें लिंक करता है आईएनएसटीसी से। ठीक है, अब ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, आईएनएसटीसी। क्या है ये? आईएनएसटीसी का मतलब होता है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। और ये हमें कनेक्ट करेगा रशिया से, सेंट्रल एशिया से और यूरोप से। ये तीन जगह आपको ध्यान रखने हैं, और ये कॉरिडोर करीब 7200 किलोमीटर लॉन्ग है ये कॉरिडोर जो है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए, और इंडिया बहुत अच्छे से अगर प्ले करे और अगर ईरान के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए तो ये कनेक्ट कर सकता है हमें बहुत अच्छी जगहों से, और ये मल्टी बिलियन डॉलर्स अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मतलब मल्टी बिलियन नहीं बोलूंगा मैं, टेंस ऑफ बिलियन, हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर्स की अपॉर्चुनिटी, और एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इंडिया के बाहर जो इंडिया कंट्रोल करेगा, वो भी इतनी इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल लोकेशन पे। सो ये है
हमारे ईरान के साथ का अभी ईरान के साथ और इंडिया के साथ का जो स्टेटस है बिजनेस का और इकोनॉमिक का, जो आगे और बेटर ही हो सकता है। अब इसी के साथ ईरान के बारे में एक छोटा सा न्यूज़ मैं डिस्कस करूंगा, जहां पे ईरान के एग्जाइल्ड जो क्राउन प्रिंस हैं, इन्होंने अगर आप देखोगे तो कहा है स्ट्राइक्स के लिए प्लान किया है अपना रिटर्न, किए वापस आएंगे। अब ये है कौन? पहलवी है कौन, मैं बता दूं। रेजा पहलवी जो है ये लास्ट जो मोनार्क थे ईरान में, उनके आगे डिसेंडेंट हैं, ये एग्जाइल्ड हैं। एंड इन्होंने रिन्यू किया है कॉल, ये एक्टिव हैं कि भाई मास मोबिलाइजेशन होना चाहिए, नेशन वाइड स्ट्राइक्स होने चाहिए और सीजन होना चाहिए कि पब्लिक स्पेसेस का। अब इनके साथ भी ऐसे ही हुआ था इनके फादर के साथ। मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो रेजीम थी वो इनके फैमिली की रेजीम थी, एंड कहा जाता है कि वो सेटअप की गई थी यूएस और यूके के द्वारा, बिकॉज यूएस और यूके ईरान में अपनी कंपनीज को बिठा करके उसके ऑयल से पैसा कमाना चाहते थे। तो उन्होंने इनको यहां बिठा दिया और इन्होंने क्या किया, इन्होंने काफी सारे चेंजेस किए ईरान में जो वहां की पब्लिक को पसंद नहीं आया। ये भी बिल्कुल डेमोक्रेटिक नहीं थे, ये ऑफकोर्स मोनार्क थे, और इनके रूल्स में भी ऐसा नहीं है कि गलत चीजें नहीं हुई है, यस। और लोग इन्हें पपेट मानते थे उस टाइम पे, बिल्कुल पपेट मानते थे ईरान का, जो वेस्ट का, जो सिर्फ उन्हें उनके प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है। तो इनकी स्थिति भी कुछ बहुत अच्छी नहीं थी। ऑफकोर्स जो नई रेजीम आई, अभी हम उनकी टोटालिटेरियन पॉलिसीज देखते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है, उस टाइम पे वो बुरा लगता था बहुत ज्यादा देख करके। और चीजें अगर अब चेंज होगी तो हमें देखना होगा कि क्या इस बार भी सिमिलरली वैसे ही वेस्ट का ही कोई पपेट यहां पे ईरान को रूल करेगा। तो यहां पे ऑफकोर्स ये कहेंगे, लोगों को उत्साह करने की कोशिश करेंगे कि वो आए और यहां पे चेंजेस लेकर आए, लेकिन अब ईरान के लोगों के हाथ में है कि वो इस बार अपना जो जीत है वो किसी टोटालिटेरियन इंसान को नहीं देंगे, किसी डिक्टेटर को नहीं देंगे जैसा उन्होंने दिया था पिछले बार। सो वी हैव टू सी व्हाट हैपेंस, एंड इंडिया यहाँ पे क्या करता है ये इंडिया के ऊपर है, बट सीरियसली वी हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, और ये नेक्स्ट आर्टिकल है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया इनवाइटेड टू G7 मीटिंग ऑन क्रिटिकल मिनरल्स। ये ऑयल, हम लोग सोचते थे कि रिन्यूएबल एनर्जी आ जाए तो मजा आ जाएगा, हम लोग को ऑयल पे डिपेंड नहीं करना होगा। ये जो ऑयल था ये हमें बड़ा परेशान करता था क्योंकि इंडिया के पास ऑयल रिजर्व ज़्यादा है नहीं, हम लोग कंप्लीटली डिपेंडेंट हैं। और कभी कोई वॉर हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो इंडिया के वॉर में हम सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि कोई भी हमारे ऑयल सप्लाई को कट कर देगा और हम लोग सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो भाई जब चीज़ें आई, जो इलेक्ट्रिसिटी हमने जब जनरेट करने की कोशिश की रिन्यूएबल तरीके से, जब हमने इलेक्ट्रिक कार्स अब लेकर के आ रहे हैं, हर चीज़ इलेक्ट्रिक से चल रही है, सोलर से चल रही है, तो सबसे बड़ा इशू अब ऑयल से बड़ा इशू हो गया क्रिटिकल मिनरल्स, ये और ज़्यादा रेयर हो गए हैं। अब यहाँ पे ग्लोबली सब लोग परेशान हैं। ऑयल तो फिर भी बहुत सारी कंट्रीज़ के पास है, ऑयल साउथ अमेरिका में है, वेनेजुएला से लेके दूसरी कंट्रीज, यूएस के पास रिजर्व है, कनाडा के पास बहुत बड़ा रिजर्व है, रशिया के पास रिजर्व है, पूरे मिडल ईस्ट में अच्छा खासा रिजर्व है ऑयल का, आप लोग मानते हो। लेकिन जब आप क्रिटिकल मिनरल्स देखते हो तो यहाँ पे ये सब चीजें हमें नजर नहीं आती। यहाँ तो पूरी तरीके से चाइना ने मोनोपोलाइज कर लिया है। तो यहाँ पे स्कॉट बेसेंट यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, ये काफ़ी एक्टिव भी थे और टैरिफ पर इंडिया के बारे में नेगेटिव बातें भी बहुत कर रहे थे कुछ दिन पहले। इन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और दूसरी कंट्रीज जो हैं ये ज्वाइन करेंगी मीटिंग फाइनेंस मिनिस्टर के साथ फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 7 एडवांस इकोनॉमीज। G7 एक ग्रुप है और यहाँ पे दुनिया की 7 सबसे एडवांस इकोनॉमीज है, सबसे बड़ी इकोनॉमीज है। हालांकि इसमें इंडिया ही नहीं है, ठीक है, जो टॉप 7 इकोनॉमीज में आता है। तो जो ग्रुप्स बनाए हैं ना वेस्टर्न कंट्रीज ने, बड़े ही अटपटे हैं ये, इन्होंने एक लॉजिक पे बनाए तब वो वैलिड था। अब क्योंकि इन्हें आउटकम सेम चाहिए तो ये लॉजिक को बदल देंगे, ठीक है, लेकिन ये सेम लॉजिक पे तो काम नहीं कर पाएंगे बिकॉज आई डोंट थिंक दे वांट इंडिया इन दिस ग्रुप। तो यहाँ पे लास्ट समय अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी वर्चुअल मीटिंग हुई थी इनकी और इंडिया भी इन्वाइट किया गया था इस मीटिंग में, इनका कहना है। एंड यहाँ पे क्लियर नहीं था कि कौन सी अदर कंट्रीज को इन्वाइट किया गया, लेकिन इस ग्रुप में आता है यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा एंड एज वेल एज यूरोपियन यूनियन जो हेविली डिपेंडेंट है रेयर अर्थ सप्लाईज के लिए फ्रॉम चाइना। और बेसिकली दुनिया की सबसे 7 एडवांस इकोनॉमीज किस पे डिपेंडेंट है? चाइना के लिए डिपेंडेंट है फॉर देयर रेयर अर्थ मेटल्स एंड क्रिटिकल मिनरल्स। तो ये ग्रुप जो है ये सिक्योर करना चाहता है सप्लाई चेन और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहता है। सो दे वांट समथिंग कि या तो ये साथ में नेगोशिएट करे चाइना के साथ, ठीक है, जो चाइना शायद करेगा नहीं, या फिर ये ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे और खुद से डिपेंडेंसी मतलब जो अपनी बन गई है इतनी ज़्यादा चाइना के ऊपर, इसे खत्म करने की कोशिश करें। सो कीप अ क्लोज वॉच। अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स भी की हुई है ना रिन्यूएबल एनर्जी में, है ऐसी कंपनीज आपके पास, तो बहुत ध्यान से इसे देखना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो इनका मीटिंग है ये इंडिया के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया ने साइन किया था अग्रीमेंट यूएस के साथ, और जहां पे इन्होंने कहा था कि चाइना के डोमिनेंस को हम काउंटर करेंगे क्रिटिकल मिनरल में, जहां पे $8.5 बिलियन का प्रोजेक्ट पाइपलाइन था जो ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है उसे ये लेवरेज करेगा। तो ऑस्ट्रेलिया के पास, ऑस्ट्रेलिया इज ब्लेस्ड, बहुत रिसोर्सेज है इनके पास, रेयर अर्थ, लिथियम, हर चीज़ जो है ये वल्नरेबल है टू डिस्ट्रप्शन, लेकिन ये सारी चीज़ें ऑस्ट्रेलिया के पास भी है। अब चाइना जो है डोमिनेट करता है सप्लाई चेन को, ये रिफाइन करता है, ठीक है, ध्यान रखना, रिफाइन वर्ड यूज़ किया है मैंने यहाँ पे। Between 47% and 87% of copper
कॉपर के आप दाम देखो इस टाइम पे, कॉपर का ग्राफ ऐसा लगता है कोई पेनी स्टॉक है, ऐसे ऊपर जा रहा है। लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट एंड रेयर अर्थ, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड में है और इनकी सप्लाई में बहुत बड़ा शॉर्टेज है। एंड ये डिफेंस टेक्नोलॉजी में यूज़ होती है, सेमीकंडक्टर्स में यूज़ होती है, रिन्यूएबल एनर्जी कंपोनेंट्स में, बैटरीज में, रिफाइनिंग प्रोसेस में, एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है कि हम ये सिक्योर कर पाएँ। सो इंडिया हैज़ टू क्रिएट इट्स ओन पॉलिसी। खुद से कुछ पार्टनरशिप करनी पड़ेंगी, तभी जाके हमारी कंपनीज सिक्योर कर पाएंगी एक प्रॉपर और मैं कहूँगा एक फॉर्मल सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स जो होने चाहिए। बात करता हूँ डोनाल्ड ट्रंप की एंड सबसे ज़्यादा न्यूज़ पूरी दुनिया में इन्हीं से आती है इस वक्त। तो यहाँ पे ग्रीनलैंड के बारे में, ग्रीनलैंड के लीडर्स ने फॉर्मली रिजेक्ट किया है डोनाल्ड ट्रंप के पुश को फॉर यूएस कंट्रोल ऑफ आइलैंड। अब फॉर्मली आपने पुश तो कर दिया है, लेकिन ये सत्याग्रह और मेरे ख्याल से इन चीज़ों के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते हैं अगर आप देखोगे अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स। तो इनके पार्टी लीडर्स ने रिजेक्ट किया डोनाल्ड ट्रंप के रिपीटेड कॉल्स को फॉर द यूएस टू टेक कंट्रोल ऑफ द आइलैंड। एंड इन्होंने कहा है कि ग्रीनलैंड का जो फ्यूचर है इट मस्ट बी डिसाइडेड बाय इट्स पीपल। बट फ्यूचर कभी भी लोग नहीं डिसाइड करते हैं, फ्यूचर डिसाइड करते हैं शक्तिशाली लोग, ना कि लोग। और ग्रीनलैंड के लोग अगर शक्तिशाली हैं तो वो अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं, नहीं तो वो कौन डिसाइड करेगा? यूनाइटेड स्टेट्स या फिर यूरोपियन यूनियन या फिर कोई और सुपर पावर। तो इनका कहना है वी डोंट वांट टू बी अमेरिकन, हमें अमेरिकन बनना ही नहीं है, एंड हमें ना तो डेन्स बनना है, मतलब डेनमार्क के कंट्रोल में भी नहीं आना है, हमें ग्रीनलैंडर ही रहने दो। इनके प्राइम मिनिस्टर का कहना है ये क्लियर कट। एंड ये एक सेमी ऑटोनमस मतलब ये इनका ये कहना था ट्रंप का कि एक एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है, ग्रीनलैंड को, और एक सेमी ऑटोनमस रीजन बना सकते हैं जो नेटो अलाई का पार्ट होगा, डेनमार्क का, एंड दैट्स द इजी वे। अब इनका कहना है कि अगर यूएस डजन ओन इट देन रशिया या फिर चाइना टेक ओवर कर लेगा, एंड यूएस नहीं चाहता उन्हें एज नेबर्स रशिया या चाइना को। तो इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, मतलब कि रशिया के ऊपर या चाइना के ऊपर ये आके कि ग्रीनलैंड को कंट्रोल कर लेंगे। रशिया यहाँ वहाँ यूक्रेन नहीं अभी तक ले पा रहा है। 2022 से उन्होंने इन्वेजन शुरू किया था, कहा था 15 दिन में हम लोग यूक्रेन ले लेंगे, इतना टाइम लग गया है उन्हें। चाइना ताइवान नहीं ले पा रहा है, लेकिन वो ग्रीनलैंड ले लेगा आके। तो आप देखो कि कुछ भी आप बोल सकते हो कुछ भी आप रीज़न और एक्सक्यूज दे सकते हो जियोपॉलिटिकली। अगर इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको कुछ भी करना है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पावर है, तो यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन अ लॉट, एंड लॉजिकल होना भी कोई ज़रूरी नहीं है, लॉजिक आप बाद में प्रूव कर दोगे। एंड इफ वी डोंट डू इट द ईजी वे वी आर गोइंग टू डू इट द हार्ड वे, इनका ये कहना है, विदाउट एक्सप्लेनिंग व्हाट दैट इंटेल। बताया नहीं कि हार्ड वे क्या होगा, बट वी ऑल नो दैट इट्स अ मिलिट्री एक्शन। तो अब वी हैव टू सी कि ग्रीनलैंड यहाँ पे क्या करता है, किसके पास जा करके विनती करता है, एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। एंड इंडिया से भी उन्होंने कहा है, कुछ रिक्वेस्ट की हैं, बट आई डोंट थिंक कि इंडिया यहाँ पे कुछ कर सकता है उनके लिए। अब आते हैं बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे। लंबा आर्टिकल है ये, सो जिसके अंदर पेशेंस है वही इसे मुझे लगता है बैठ के सुन पाएगा, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसे सुनो। ट्रंप का जो वेनेजुएला पुश है वो थ्रेटन कर रहा है चाइना के इकोनॉमिक ग्रिप को अक्रॉस लैटिन अमेरिका। मैंने ये बताया था अभी आपको, इसलिए मैंने वो आर्टिकल कवर किया क्योंकि भले वो रिपीटेड है कि चाइना के पास ग्लोबली अगर आप देखोगे तो कितने सारे रेयर अर्थ मेटल्स हैं, मोटर्स हैं, जिसका 90% कंट्रोल चाइना के पास है। यस, 90% जो कंट्रोल है वो किस पे है? प्रोसेसिंग पे। ठीक है, ये चाइना से आ नहीं रहे हैं सारे रॉ मटेरियल्स, चाइना इन्हें कहीं और से ला रहा है। लेकिन चाइना ने बहुत पहले ही जाके, बहुत ही अर्ली जाके कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए थे उन कंट्रीज के साथ जहां पे रिजर्व्स हैं, उन्हें आइडेंटिफाई किया और अपनी कंपनीज को प्रोजेक्ट्स दिए, और वहां से माइन कर करके चाइना लाते हैं और उसे प्रोसेस करते हैं ये। तो लैटिन अमेरिका एक बहुत बड़ा सोर्स है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो स्पेसिफिकली अगर आप लिथियम के लिए जाओ, रेयर अर्थ मेटल्स के लिए जाओ, लैटिन अमेरिका इज वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स। ऑफ कोर्स अफ्रीका में भी आपको बहुत वो मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे लैटिन अमेरिका में चाइना ने सबसे पहले जाके इन्वेस्ट किए अच्छे बिलियंस ऑफ डॉलर्स, टेंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्होंने इन्वेस्ट किए, और वहाँ से बहुत पहले ही, मतलब मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और वहाँ से काम करना शुरू कर दिया। अब फॉर चाइना जो प्रेसिडेंट ट्रंप का पावर ग्रैब है ना वेनेजुएला में, एक बहुत बड़ा फ्रंटल अटैक है ये, ठीक है। उनके मुंह पे तमाचा लगा है इस वक्त, और सही में वो लोग इस टाइम पे डरे हुए होंगे, सोच होंगे क्या करना है यहाँ पे हमें, क्योंकि इनके लिए ये लॉन्ग स्टैंडिंग सोर्स ऑफ ऑयल है सबसे पहले तो, जहां पे इन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन लोन दे रखे हैं, ईयर्स ऑफ पॉलिटिकल कोर्टशिप है। एंड ट्रंप ने एक्सप्रेस किया एक वाइडर विजन फॉर पावर जो इन्वॉल्व करता है जो चाइना का इकोनॉमिक डोमिनेंस है वो अक्रॉस लैटिन अमेरिका इसे तोड़ देंगे। इनका जो नया फोकस है एंड विलिंगनेस टू पुट मिलिट्री फोर्स बिहाइंड इट, ये थ्रेटन करता है कि लूज करेगा चाइना के इकोनॉमिक ग्रुप को इन द रीजन, जहां पे इन्होंने अबंडेंट ट्रेड फैलाया है अपना, मासिव लोन्स दिए हैं और फाइनेंशियल टाइज भी बनाए, इन्फ्लुएंस भी बनाया है अपना। तो चाइना
यहाँ पे अगर आप देखो तो कोई बिजनेस नहीं करता था एक वक्त 20 साल पहले, और अब इनका बायलेटरल ट्रेड $500 बिलियन का है 2024 में। यस, 20 साल पहले ऑलमोस्ट निल था। और चाइनीज माइनिंग कंपनीज एक्सट्रैक्ट करती है कॉपर पेरू से, ठीक है, लिथियम अर्जेंटीना से, और जो इनका एग्रीकल्चर कंग्लोमरेट्स हैं, कंग्लोमरेट्स क्या होते हैं, कंग्लोमरेट्स जैसे कि टाटा, रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, अडानी। कंग्लोमरेट्स क्या होता है, ये बड़े बिजनेसेस होते हैं जो मल्टीपल सेक्टर्स में हैं, ठीक है, जैसे ये नमक भी बेच रहे हैं और ये सैटेलाइट्स भी लॉन्च कर रहे हैं और ये डिफेंस इक्विपमेंट्स भी बना रहे हैं, राइट। बिल्कुल अलग अलग अनरिलेटेड फील्ड्स में डोमिनेंट है ये। तो ये होते हैं कंग्लोमरेट, ये वर्ड उनके लिए यूज होता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो इंपोर्ट लाइफलाइन है कमोडिटीज की, आई एम सॉरी कोई नोटिफिकेशन है, सो लेट्स गेट बैक टू दिस। कंग्लोमरेट्स जो है इंपोर्ट करते हैं लाइफलाइन कमोडिटीज जैसे कि सोयाबीन्स ब्राज़ील से, और चाइनीज यूटिलाइज करते हैं यूटिलिटीज पावर एंटायर सिटीज वहाँ पे। तो शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल करता है, पोर्ट्स जो ट्रांजिट करते हैं उन्हें भी कंट्रोल करता है चाइना वहाँ पे। और इनका 670 मिलियन कंज्यूमर्स हैं, वो ऑलरेडी चाइनीज ब्रांड्स पे डिपेंड करते हैं। मैक्सिको में डीलरशिप अगर आप देखोगे तो गैसोलिन पावर चेरी कार्स और एमजी सेडान्स बेच रहे हैं। ब्राज़ील में फास्ट फूड चेन है जो आइसक्रीम बेच रहा है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मेटुन फूड डिलीवर करता है। राइड हेलिंग सर्विसेज डीडी जो है वो वहाँ पे चल रही है। शाओमी स्मार्टफोन्स वहाँ पे बहुत पॉपुलर हैं। तो चाइना ने क्लोजली फॉलो किया है ट्रम्प के कमेंट्स को, और जहाँ पे ट्रम्प ने सिंगल आउट किया कोलंबिया को, क्यूबा को एंड मेक्सिको को, और एक्सप्रेस किया अपना ऑपोजिशन टू द यूएस एक्शंस इन वेनेजुएला। कहा कि जो चाइना का इकोनॉमिक रिलेशनशिप है विद द कंट्री, ये प्रोटेक्टेड है बाय इंटरनेशनल लॉ एंड रेलिवेंट लॉज। यस ऑफ कोर्स, इंटरनेशनल लॉ हम देख रहे हैं कितना फॉलो होता है इस वक्त। सो चाइना जो है इज स्टिल ओड बाय वन एस्टिमेट अराउंड $10 बिलियन दैट वेनेजुएला इज पेइंग ऑफ थ्रू ऑयल शिपमेंट्स। तो चाइना को वेनेजुएला अभी भी $10 बिलियन ओ करता है जो ये ऑयल शिपमेंट्स के थ्रू पे कर रहा है, ठीक है। ऑयल बेसिकली बार्टर में पे कर रहा है, कैश नहीं दे रहा है। और 2024 में मोर देन हाफ ऑफ इट क्रूड एक्सपोर्ट्स, मतलब आधे से ज़्यादा, मतलब 7,68,000 बैरल्स ये चाइना गए थे वेनेजुएला से, ठीक है। तो वॉशिंगटन की जो नई स्ट्रैटेजी है वो है एक्सपेशली फोकस ऑन चाइनाज इन्वेस्ट इन लैटिन अमेरिका विच विल पोज सर्टेन चैलेंजेस टू चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स। तो यहाँ पे बहुत इन्वेस्टमेंट अनसर्टेनिटी आ गई है, ये चाइनीज़ के दिमाग में बैठ गया होगा। अब जो चाइना का परसूट है डीपर टाइज का लैटिन अमेरिका में, ये 20 साल पहले शुरू हुआ था, और उस वक्त चाइनीज़ कंपनीज जो है पूरी दुनिया में स्कार कर रही थी कि ये कॉपर, ऑयल और आयरन ओर, इसके सप्लाई को सिक्योर कर लो, और चाइना की जो ब्रेड टेकिंग इकोनॉमिक ग्रोथ है इसको आप फ्यूल करो उससे। तो चाइना कितना बड़ा विजनरी था। ये रेयर अर्थ मेटल्स पे 90 से इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था, और हम आज जाके इसका नाम सुन रहे हैं 5 साल पहले। आप ये सोचिए, इन्होंने तभी इसकी सप्लाई चेन को सिक्योर करना शुरू कर दिया था। उस टाइम पे ना यूएस इस पे ध्यान दे रहा था, कोई वेस्टर्न कंट्री कोई नहीं, और ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज भी कह रही थी यार ये कौन सा मेटल है, हमारे पास पता नहीं क्या काम आता है, आप ले लो इसे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब वो इतना ज़्यादा क्रिटिकल है ना, लेकिन उन्होंने तब ये सोचा था। और चाइनीज बैंक्स ने एक्सटेंड किए एवर लार्जर लोन्स दिया इन कंट्रीज को अक्रॉस लैटिन अमेरिका इन एक्सचेंज फॉर ऑयल एंड क्रिटिकल मिनरल्स। अलॉन्ग द वे चाइना जो है इन्होंने रेलवेज बनाया, हाईवेज बनाई और गुड्स भी बेचा वहाँ पे अच्छा खासा। उनकी कंपनीज भी पूरी तरीके से पेनिट्रेट कर चुकी हैं लैटिन अमेरिकन मार्केट्स को। तो चाइना अगर आप देखोगे तो इकोनॉमिकली डिस्प्लेस कर चुका है यूनाइटेड स्टेट्स को इन 10 of 12 countries in South America alone. And according to research, अगर आप देखोगे तो एक यहाँ पे चाइना अब ज़्यादा ट्रेड में एंगेज करता है, इन्वेस्टमेंट में एंड डेवलपमेंट फाइनेंसिंग में, देन यूनाइटेड स्टेट्स इन मोस्ट ऑफ द रीजन इंक्लूडिंग सेंट्रल अमेरिका। अब यूएस का पहले रोल बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि यार यूएस फाइनेंसर था, ये इन्वेस्टमेंट करता था हर जगह, ये किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट्स करेगा, कुछ करेगा, ये सारी चीज़ें करेगा, इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स बनाएगा लोगों के साथ। बट कंट्रीज़ में इसने ये करना बंद कर दिया, और चाइना के लिए स्पेस था तो चाइना ने इसे और ज़्यादा इस पे फोकस किया। अब यहाँ पे यूएस क्या कर रहा है इसलिए, क्योंकि यूएस इकोनॉमिकली वहाँ पे अब जाकर कुछ नहीं कर सकता, तो दे आर यूजिंग मिलिट्री, ठीक है। यहाँ पे ये मिलिट्री पावर यूज़ कर सकता है और वहाँ पे केओस क्रिएट कर सकता है। तो चाइना इज लैटिन अमेरिकाज लार्जेस्ट ऑफिशियल सोर्स ऑफ एड एंड क्रेडिट। यस, लार्जेस्ट सोर्स है एड का और क्रेडिट का, कौन? चाइना। जबकि लैटिन अमेरिका यूएस के इतना पास है, जो दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और इन्होंने ऑफर किया एस्टिमेटेड $3 बिलियन फाइनेंसिंग अक्रॉस द रीजन पिछले 23 सालों में, 2000 ईस्वी से लेकर के 2023 तक। यस, एंड फॉर एवरी 2014 से 23 का डेटा है ये, $1 जो लेंड किया गया बाई इन एड बाई यूनाइटेड स्टेट्स लैटिन अमेरिका में, कैरिबियन में और चाइना में, सॉरी लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में, चाइना ने दिए उस $1 के अगेंस्ट कितने? $3, मतलब 3 गुना। अगर यूएस $1 हेल्प करता है तो चाइना करता है कितना? $3 इन इन्वेस्टमेंट्स या एड, आप जो भी मानो। एंड
यहाँ पे चाइना का जो लैंडिंग बेंच है, इन्होंने अपने कंपनीज को भी, इसके कंपनीज को बहुत एडवांटेज दिया, क्योंकि जब ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बिड करते हैं, चाहे रोड के लिए, पावर लाइन्स के लिए, मेजर प्रोजेक्ट्स के लिए, तो ऑफकोर्स यहाँ पे काफ़ी इन्हें प्रायोरिटी मिल जाती है, क्योंकि बहुत मतलब इन्हें फंडिंग सिक्योर करना इतना ईजी है। मेन तो पैसा चैलेंज है ना हर जगह, तो पैसे की जो चैलेंज है उसे चाइनीज़ गवर्नमेंट उसका पूरी तरीके से केयर कर रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स उन्हें मिल जा रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उन्हें मिल जा रहे हैं। तो लैटिन अमेरिका जो है, इट्स वेल्ड विद अ रेंज ऑफ गुड्स, पूरी तरीके से चाइनीज़ फैक्ट्रीज और उनके गुड्स जैसे कि कार पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, अप्लायंसेस, सैटेलाइट्स, इक्विपमेंट फॉर सैटेलाइट, स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जगह चाइना ने हेविली इन्वेस्ट किया। एंड ये चाइना का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है क्रिटिकल मिनरल्स का, इंक्लूडिंग रेयर अर्थ्स, जो जहाँ पे चाइना का नियर टोटल ग्लोबल कंट्रोल है। तो मैंने यही कहा कि ऑयल बेटर था, मुझे लग रहा है कन्वेंशनल एनर्जी ही बेटर थी, डिस्ट्रीब्यूटेड थी, नॉर्थ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में है, मिडल ईस्ट में है, रशिया के पास है, एशियन कंट्रीज़ के पास भी है कुछ, तो ऑयल हमें मल्टीपल सोर्स से मिल सकता था। लेकिन ये तो भैया जो मेटल्स हैं हमारे ये तो एकदम ही कॉन्सेंट्रेटेड है, और इनको प्रोसेस करना वो अलग से कॉन्सेंट्रेटेड है, बिल्कुल एक ही कंट्री के पास। तो चाइना ने रिप्लेस नहीं किया यूएस के हेजेमनी को, लेकिन इन्होंने लेवरेज को इरोड कर दिया जो वॉशिंगटन के पास था 1980s और 90s में, इनका ये कहना है। चाइना ने आउटपेस किया है कंपटीटर्स को, और चाइनीज कंपनीज ज़्यादा कार्स बेच रही है टू मेक्सिको देन एनी अदर कंट्री। और चिली जो है ये सेकंड लार्जेस्ट ओवरसीज डेस्टिनेशन है चाइनीज इलेक्ट्रिक बसेस के लिए। यस, चाइना की इलेक्ट्रिक बसेस चाइना के बाद सबसे ज़्यादा कहाँ बिक रही हैं? चिली में बिक रही हैं, आप ये देखिए। तो हाफ ऑफ चिलीज एक्सपोर्ट जो है ये कहाँ जाते हैं? चाइना जाते हैं, क्योंकि चाइना ने वहाँ पे इतना इन्वेस्ट किया वहाँ की माइंस में और ओवरऑल एक्सप्लोरेशन में, तो सारे प्रोजेक्ट्स भी उनके पास हैं। तो चाइना के एडवांसेस को ये कर्व करना चाहते हैं इन दिस रीजन। यस, तो बिफोर हिज मिलिट्री रेड जिसने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को रिमूव किया और कंट्रोल किया चाइना के ऑयल को, इन्होंने थ्रेटन किया था कि ही विल टेक बैक पैनामा कंट्रोल। पैनामा के बारे में आपको पता चला होगा, उन्होंने कहा था कि हमें पैसा देना पड़ता है, हमने इन्वेस्ट किया था पैनामा में कैनाल बनाने के लिए, और हमें ही यहाँ पैसा देना पड़ता है, तो ये हम कंट्रोल करेंगे। और अक्यूज़ किया था कैनाल के मेन पोर्ट ऑपरेटर को, जो हांगकांग कंग्लोमरेट है, सी के हचिसन होल्डिंग्स, जो कि कहा गया था कि ये चाइना कंट्रोल कर रहा है पैनामा को, क्योंकि चाइनीज़ कंपनी है वो यहाँ पे अच्छा खासे शेयर्स को ओन करके बैठी है, और ये एक्सटेंशन है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का। तो इन्होंने कॉल आउट किया था मेक्सिको को फॉर बीइंग अ बैकडोर टू द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर चाइनीज गुड्स। इन्होंने कहा कि मेक्सिको एक बैकडोर बन गया है, मतलब कि चाइना पे तो टैरिफ लगा दिया, लेकिन चाइनीज़ क्या कर रहे हैं, मेक्सिको में हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ अपनी कंपनीज बिठा दी, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और वहाँ से यूएस सारा गुड्स भेज दे रहे हैं, और ना उस पर टैक्स लग रहा है, ना वो टैरिफ कर पा रहे हैं। तो मेक्सिको पे भी इन्होंने अच्छे खासे इल्ज़ाम लगाए यहाँ पे, और इन्होंने कहा कि ये जो 15-50% टैरिफ है ना ब्राज़ील पे, इसको यूज़ करके इन्होंने ट्रेड डील सिक्योर किया जो लिमिट करता है चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। तो चाइना का जो बिजनेस वर्ल्ड है वो अभी अलर्ट पे है, और कंसोर्टियम ऑफ चाइनीज कंपनीज जो डेवलप कर रही है मेजर कॉपर माइन इक्वेडोर में, इन्होंने कहा कि अभी प्रोजेक्ट को होल्ड पे रखते हैं, और कहा कि बहुत वॉलेटाइल पॉलिटिकल सिचुएशन है कंट्री में। अब कॉपर में ऑलरेडी बता दूं, मैं बता रहा था कॉपर ऐसे चल रहा है जैसे बिटकॉइन है, कॉपर का चार्ट इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ठीक है, लगातार ऊपर जा रहा है कॉपर का चार्ट ऐसे। और यहाँ पे इसका रीज़न क्या है? शॉर्टेज। लोग ये कह रहे हैं कि शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, पैनिक है, कंपनीज कह रही हैं कि भैया मुझे अगले इतने साल का फंड जो सप्लाई है ऑलरेडी यहीं अभी सिक्योर करना है। अब इशू क्या आएगा, जब ऐसे प्रोजेक्ट्स होल्ड पे आ जाएंगे कॉपर माइन के, तो फिर हमें और ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी होंगी व्हेन इट कम्स टू कॉपर सप्लाई, और कॉपर के प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दुनिया भर में माइनिंग और मेटल माइनिंग अगर रुकेगी इस तरीके से, जो चाइना डोमिनेट करता है, तो वो भी सही नहीं है बहुत ज़्यादा। तो चाइना और इक्वेडोर ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था 2023 में, और इन्होंने कहा कि ये प्रेफर करते हैं इक्वेडोर के लोग कि वो यूएस के साथ भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करें। इट इज़ नॉर्मल एंड अंडरस्टैंडेबल अगर कुछ चाइनीज़ कंपनीज होल्ड कर दिया अपने इन्वेस्टमेंट्स को आफ्टर सच अ जियोपॉलिटिकल इवेंट, कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो यूएस क्या सिर्फ डिफेंसिव एलिमेंट ऑफ कंपटीशन के बारे में इतना परेशान है विद चाइना, या फिर यूएस यहाँ पे एक क्रेडिबल ऑफेंसिव प्ले करने वाला है? तो चाइना ने इस्टेब्लिश किया है पावरफुल पोजीशन इकोनॉमिक स्टेटस को से, ठीक है, इकोनॉमिकली, मिलिट्री यूज़ नहीं किया है इन्होंने कहीं भी। तो बहुत चैलेंजिंग होगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि ये सारा इफेक्टिव वे में इसे काउंटर कर पाएँ, और इन्हें लार्ज और कॉम्प्रिहेंसिव एड प्रोग्राम लाना होगा। येस, आपका कंपटीटर अगर फाइनेंशियल डोमिनेंस बना के बैठा है, तो कहीं ना कहीं आपको उसे फाइनेंशियली रिप्लेस करना होगा, और ये होगा एक कॉम्प्रिहेंसिव एड प्रोग्राम के थ्रू। तो यूएस अपने इन्फ्लुएंस को वापस कैसे लेकर आए, ये यूएस यहाँ पे फिगर आउट कर रहा है, एंड यहाँ पे देखना होगा कि चाइना कैसे रिस्पॉन्ड करता है, चाइना कैसे रिएक्ट करता है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। अगर आपको मज़ा आया, अच्छा लगा, एंड इफ़ यू थिंक दैट
टीवी और ये जो न्यूज़ आप देख रहे हो उस सोर्स से बेटर ये एक न्यूज़ है, देन यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल। यहाँ पे मैं और बिजनेस न्यूज़पेपर्स लेकर आऊँगा। अगर आप सब्सक्राइब करोगे देन आई इन्वॉल्व मैनी न्यूज़पेपर्स। हम 4-5 न्यूज़पेपर्स के एनालिसिस एक जगह पे आपको करके दे देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल नाउ। थैंक यू।